चलो आज नेक्स्ट साल्ट के बारे में आज पढ़ना है। इससे पहले 2 साल्ट हमने कराए थे, एक सोडियम क्लोराइड का कॉमन साल्ट और दूसरा कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अब कौन कौन से साल्ट है इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है, उनके बारे में सारी चीजें देखते हैं। नंबर 1 वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के बारे में अब एक चीज तो हमें पता ही है कि ये कपड़े धोने के काम आता है वॉशिंग सोडा, है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, अब इसका देखो, वॉशिंग सोडा एक कॉमन नेम है। किसका कॉमन नेम है? तो वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। 10 को क्या बोलते हैं? डेका। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसको क्या कहते हैं? वाटर को हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम जो वॉशिंग सोडा का होगा इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है लैब में, किस तरीके से बनाते हैं हम इसको, तो देखो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है? एक सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन साल्ट है, पता है सबको। एक अमोनिया, अमोनिया हेबर प्रोसेस से बनाई जाती है और सबसे ज्यादा यूज इसका फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है खेतों में, ठीक है। अमोनिया हेबर प्रोसेस के दौरान जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तब अमोनिया बनती है, ठीक है। एक ये, नेक्स्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये चारों चीजें मिलाते हैं इसमें। अब NaCl और वाटर, ये तो पता ही है, ये क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन है इसका गोल्ड। तो अब उसके अंदर पास कराएंगे अमोनिया और साइडवाइज कार्बन डाइऑक्साइड, तब इसका फॉर्मेशन होगा। तो अब इसे याद करने के लिए क्या क्या चीजें बनेंगी यहां से समझो। यहां से Cl गया, अमोनिया गया और एक वाटर का एक H, वाटर से एक H गया, सिंगल एक बच गया यहां पर, ठीक है, एक H। तो अब ये NH3 और एक H, ये कितने हो गए? NH4 और Cl। तो NH4Cl तो अलग से निकल गया, इसे कहते हैं अमोनियम। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड तो अलग से निकल गया, ऐसे निकाल दियो साइड वाइज, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड साइड से, बाकी सब क्या बचा? एक Na, अब CO2 है, एक O ये बचा, इसमें जोड़ दो, कितना हुआ? CO3। तो Na, एक H और CO3, तो NaHCO3। Na एक यहां से H जो बच गया वो NaH, और ये O इसके साथ जोड़ दो CO3, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मेशन हो। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अब इसको हमने क्या किया? हीट, इसको हमने हीट किया सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो हमारे पास मिला सोडियम कार्बोनेट, और इसे कहते हैं सोडा एस भी कहते हैं, इसे सोडा एस, ठीक है। तो सोडा एस मतलब सोडा एस, इससे ये सोडा एक तरह का, तो इसकी राख है, यानी कि इसमें अगर थोड़ा सा वाटर हम ऐड कर दें तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा बन जाएगा ना। तो बस एक वाटर की तो कमी है, तो सोडा एस बनेगी, ठीक है। अब इसे सोडा एस कहेंगे, कैसे बनेगी? जब इसको हीट करेंगे। तो इसे हीट करने से ये सारी चीजें कैसे बनेंगी उसे देख लेते हैं एक बार। तो इसके हम कितने मोलिक्यूल्स लेंगे? यहाँ 2 NaHCO3 के। तो हमारे पास ये होता है C बॉन्ड O, इधर भी एक O, इधर भी एक O, इस तरह का ये फॉर्मेशन होती है CO3 की, C और 3 O इस चारों तरफ। फिर इसके बाद क्या है? यहाँ पे एक H है और इधर क्या है? एक Na। ये हमारी फॉर्मेशन है NaH, NaHCO3। दूसरा भी ऐसे ही होगा, Na इधर CO3 और यहां पे H, NaHCO3। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से क्या होता है? जब ये CO3 के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इसमें से हमेशा से क्या निकल जाएगा? एक CO2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ? एक CO2 निकल गया, ठीक है। ऐसे यहां से नहीं, यहां से नहीं, CO2 ये निकल गया, CO2 C और 2 CO2 निकल गई गैस। अब क्या बचा यहां पे? एक OH यहां, एक OH यहां। जब भी 2 H साइड में होती है तो उनसे क्या निकल जाता है? एक वाटर,
तो एक 2H और एक O, यहां से ऐसे करके क्या निकल गया H2O। अब क्या बचा Na कितने बचे 2 और CO3, 2 O यहां एक O यहां, ठीक है CO3, तो Na2CO3, तो Na2CO3 फॉर्म होगा, एक CO2 फॉर्म होगा यहां से निकलेगा और एक H2। ऐसे समझ लो, क्लियर है पॉइंट, समझ आया। तो इससे ये तीनों चीजें फॉर्म होगी और ये जो बनेगा इसे क्या कहेंगे सोडा एस। तो पहले स्टेप में हमारे पास बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सेकंड स्टेप में बढ़ेगा सोडा एस, और लास्ट स्टेप में बस कमी किसकी है 10H2 होगी, 10H2 ऐड कर दो तो यहां पर बनेगा वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये फाइनल प्रोडक्ट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। बात समझ आई। तो क्या क्या लेंगे हम यहाँ पे NaCl, NH3, H2O, CO2, कॉमन साल्ट, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। याद कैसे करोगे, पहले ब्राइन सोल्यूशन होगा, हमने वाटर लिया उसमें नमक घोल दिया, ब्राइन सोल्यूशन हो गया, ठीक है, नमक का पानी बना दिया, उसके अंदर NH3 पास कराएंगे एक साइड से और दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा और इसमें से साइड वाइज ये चीज ऐसे निकाल देना NH4Cl, है ना, NH3 एक H यहां से ले लेना तो NH4 हो जाएगा पूरा अमोनियम, और इधर से क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड, जो बाकी बचेगा वो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कराओगे हीट, 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, यहां से CO2 निकाल दिया, ये 2H एक साथ है, वाटर निकल गया, अब Na2CO3 ये बच गया, तो यहां पे CO2 बनेगा वाटर और Na2CO3। लास्ट स्टेप में क्या होगा 10 वाटर की जो है यहाँ पे शॉर्टेज है, 10 वाटर ऐड करेंगे ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो वॉशिंग सोडा इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसे सॉलिड, ऐसे क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे जिनके आर पार दिखता है, ठीक है, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सोलुबल इन वाटर। कुछ ऐसे मेटल कार्बोनेट्स में से एक है जो वाटर के अंदर सोलुबल हो जाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि इट इज सोलुबल इन वाटर। पानी में तो घुलेगा वॉशिंग सोडा, वो तो हमें यूज पता ही है इसका, तो वाटर कैसे में घुलता है, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्केलाइन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये एल्केलाइन यानी कि बेसिक नेचर का है। अब ये तो अगर हमें नहीं भी पता होगा तो भी हम पता कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है Na2CO3। अब इस साल्ट के एसिड और बेस अलग कर दो, यहां से तोड़ दो। अब ये मेटल है, मेटल तो बेस बनाता है ना, तो सोडियम का बेस कौन सा है NaOH। CO3 ये क्या बनाएगा एसिड, CO3 का एसिड क्या है H2CO3, तो ये है कार्बोनिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है एसिड की बेस, इनमें से बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये साल्ट कैसा होगा बेसिक नेचर का ही होगा, इसमें बेसिक नेचर ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये पॉइंट, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस नहीं है, केवल क्या है प्रॉपर्टीज। कैसे कैसे प्रॉपर्टी हुए कि ये जो है वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं ट्रांसपेरेंट, ये वाटर के अंदर घुल जाता है, और आप नेचर देखोगे तो इसकी बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर है इसलिए रेड लिटमस को कैसा कर देगा ये ब्लू कर देगा। बात समझ आई। अब बेसिक नेचर आप इससे ही पहचान सकते हो कि जैसे बेस को टच करते हैं तो कैसा होता है स्लिपी होता है, वो स्लिपरी है ना, तो स्लिपरी मतलब फिसलेगा वहां पे हाथ। तो वॉशिंग सोडा कैसा है, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के देखो सब छूगे तो कैसा टच करेंगे तो कैसी फीलिंग आएगी, स्लिपरी फीलिंग आएगी। तो कैसा है वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। अब इसके आते हैं यूजेस। यूजेस क्या क्या है, यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए क्लींसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, तो ये तो सबको पता है किसके काम आता है वॉशिंग क्लोथ्स के काम आता है। इनफैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज ए कंपोनेंट ऑफ मेनी ड्राई सोप पाउडर्स। तो बहुत सारे ऐसे सोप पाउडर्स आते हैं, है ना, सोप पाउडर ड्राई, तो जिससे क्या बनाते हैं पाउडर से सोप बनाते हैं, तो उनमें भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कपड़े क्यों नहीं धुलते, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होती है हार्डनेस, तो ये क्या करता है वॉशिंग सोडा सॉफ्ट करता है। तो अब वाटर को अगर पानी को गर्म कर दोगे तो भी वो क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके अंदर साल्ट हैं, वाटर के अंदर मैग्नीशियम के और कैल्शियम के बहुत सारे साल्ट होते हैं, तो अगर हम उसे हीट कर देंगे तो भी उसके साल्ट अलग हो जाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें अच्छे से कपड़े धुलेंगे, ठीक है। और ये भी यही काम करेगा और सोप भी यही काम करती है। एक्चुअली में सोप और डिटर्जेंट दोनों ही क्या करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करते हैं, ठीक है। तो ये काम तो इसका है ही, तो कपड़े तब धुलते हैं हमारे।
सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ठीक है, ये यूज भी हमें पता है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ठीक है, तो मतलब ये सोडियम के जितने प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि इसे हम वाटर में डिप करते हैं तो ये सोडियम देता है आयन के फॉर्म में, तो बोरेक्स एक तरह का कंपाउंड है ये भी। ठीक है, सोडियम का। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा। अब जो चीज हमने पढ़ी थी अभी वॉशिंग सोडा, उसी के फर्स्ट स्टेप को देखो। उसके फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, वॉशिंग सोडा के फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ था, NaHCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट का। और अमोनियम बाइकार्बोनेट ही क्या होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये बनाना है, तो आप फर्स्ट स्टेप इसका फॉलो करो बस। तो इसका जो है ये साइंटिफिक नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमन नेम बेकिंग सोडा, फॉर्मूला NaHCO3। प्रोडक्शन कैसे होगा, तो वही है NaCl, NH3, H2O और CO2। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से इस तरीके से NH4Cl, यानी कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये साइड वाइज निकल जाएगी। बाकी जो बचेगा क्या है, Na एक H, यहां पे NaH और CO3, तो यही आपका क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। और बेकिंग सोडा सबको पता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने का सोडा होता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा भी किससे बनाया था हमने, इसी से तो बनाया था, बेकिंग सोडा से। तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे को अगर हम गर्म कर दें, हीट करें, तो उससे क्या मिलेगी, सोडा ऐस मिलेगी। जो भी सोडा ऐस उससे मिलेगी। अगर हम क्या करें, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दें, हल्का सा, वो थोड़ा सा अगर उसमें वाटर मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा वॉशिंग सोडा होगा। क्लियर है, पॉइंट समझ आ गया। तो ये अब बेकिंग सोडा हमारा प्रॉपर्टीज क्या है बेकिंग सोडा की, इट इज सोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर मिक्स होता है। इसकी प्रॉपर्टीज इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान सुनना। तो इट इज सोलुबल इन वाटर, वाटर में सोलुबल है। द सोल्यूशन ऑफ इट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसमें भी NaHCO3 है ना भाई, तो HCO3 क्या फॉर्म करेगा तुम्हारा, कार्बोनिक एसिड, और NaNaOH, तो नेचर कैसी होगी, बेसिक। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग इट गिव्स, ये बहुत, ऑन हीटिंग इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब अगर इसको हम हीट करते हैं, इससे पहले हमने देखा क्या बनेगा, Na2CO3, सोडा एस भी कहते हैं इसे, और CO2 और वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो गैस यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये गैस क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई आग को बुझाने का काम करती है। इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के काम आती है। अब आपने देखे होंगे स्कूल्स में भी लाल तरह के एक सिलेंडर से लगे होते हैं, उनमें जैसे ही आप उसकी नोजल ब्रेक करोगे तो वहां से एक फोम टाइप ऐसे उसमें से कोई लिक्विड निकलेगा, उसमें बहुत सारी गैस होगी मिक्स। तो वो क्या लिक्विड निकलता है, तो उसमें यही सब चीज निकलती है। ठीक है, और ये क्या है आपका CO2 गैस, और ये वाटर। तो CO2 गैस वाटर के इसके साथ मिक्स होकर जब निकलेगी, तो CO2 गैस क्या करती है, आग को बुझाने का काम करते हैं। तो जिस चीज से भी आप इसका स्प्रे ऐसे करते जाओगे, वहां से आग खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ना चारों तरफ से, इसलिए तो आग लग रही है। तो जहां ये फैल जाएगी, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर देगी, कट कर देगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कट, तो वो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। ठीक है, तो जो व्हीकल्स होते हैं वहां भी, और जो तुम्हारे स्कूल हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, उनमें सब जगह ये सिलेंडर लगे होते हैं, और इसका यही काम है, टू मेक बेकिंग पाउडर फ्रॉम बेकिंग सोडा। अच्छा, अब मुझे क्या बनाना है, इसको फोम करना है, ये अगर बनाना है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा, इसको अगर फोम करना है तो मैं वॉशिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप फॉलो करूंगा, जो इससे पहले हमने देखा था। ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। अब ये मैंने कहा खाने का सोडा होता है, अब क्या इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, नहीं, हमें क्या फॉर्म करना पड़ता है इसका, बेकिंग सोडा से हमें बनाना पड़ेगा बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर उसको आप यूज कर सकते हो, इसकी नेचर तो बेसिक है, अब इसे यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसकी बेसिक नेचर को कम करने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एसिड। अब कौन सा एसिड ऐड करोगे, जो ईटेबल है, जिसको हम खा सकते हैं। तो इस तरह का एक एसिड हमारे पास है, कौन सा एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड का प्रयोग अब जब हम बेकिंग सोडा के साथ करेंगे, उसे मिक्स करेंगे, तो अब वो रूप ले लेगा किसका, बेकिंग पाउडर का। अब इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तुमने देखा होगा कि जो आपके पास बेकिंग पाउडर होता है, जब उसे आप किसी भी इंग्रेडिएंट में मिक्स करोगे, बेक यानी कि जो भी आप जो भी बना रहे हो उस बेक से, है ना, कि रसगुल्ले हम बना रहे हैं, है ना, गुलाब जामुन, या फिर ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बना रहे हैं पिज्जा, तो उन सब में क्या होता है, उन सब के अंदर इसका बेकिंग सोडा, खाने के सोडे का प्रयोग होगा। तो जो बेक आप तैयार करोगे, उसमें जब उसे मिक्स करते हैं,
तो मिक्स करने के बाद ये जो इंग्रेडिएंट है इस तरह का, ये जो है बेकिंग पाउडर जो है वो उसके अंदर सारे में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसके छोटे छोटे कण सब जगह मिक्स हो जाएंगे। अब जब भी आप उस बेक से कुछ फॉर्म करके एक स्ट्रक्चर देगा उसे गर्म करोगे, जैसे ही गर्म करोगे तो गर्म करते ही हीट करते ही क्या होगा, यहाँ पे उसे क्या करोगे आप, हीट, तो क्या होगा, ये सारी चीजें फॉर्म होंगी, ये सब चीजें फॉर्म होंगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ एक छोटे से बुलबुले के रूप में जगह 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 ऐसे फटती रहेगी। तो वो पूरी जो आपकी बेक है, वो जो रोटी टाइप स्ट्रक्चर है उसे क्या कर देगी, वो भुला देगी। ठीक है, तो ये इसी वजह से, इसी कारण से हम लोग क्या, इसी एक फिनोमिना का यूज करके क्या बनाते हैं, ब्रेड। रसगुल्ले भी छोटे छोटे से हम लेंगे, लेकिन देखेंगे कि जैसे ही हम उसे गर्म करेंगे तेल में तो लेंगे तो वे क्या हो जाएंगे, उसमें फूल जाएंगे, है ना। तो जगह अंदर से उसे फोड़ के देखोगे तो छोटे छोटे होल होंगे उसमें, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके जो बबल्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर के साथ छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे बबल्स जो बाहर नहीं निकल पाते और अंदर से ही उसे क्या कर देते हैं, फुला देते हैं, उसका एरिया, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। ये बात समझ आई, क्लियर है। तो अब इसका प्रयोग जब हम देखेंगे ये सारी चीजें होंगी वहां। तो यूजेज ऑफ सोडियम या बेकिंग सोडा, क्या यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, इज यूज्ड एज एंटी एसिड इन मेडिसिन। अगर ये बेसिक नेचर का है और हमारे पेट में अगर एसिडिटी है तो हम इसका यूज करते हैं खाने के लिए, तो क्या होगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बेस और एसिड आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म। ठीक है, तो मेडिसिन पर्पज के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसी बेकिंग सोडा से टार्टरिक एसिड हम इसमें मिला दें तो क्या फॉर्म करते हैं फिर हम, बेकिंग पाउडर, जो यूज होता है केक, ब्रेड, स्ट्रक्चर, इस तरह की चीजें बनाने के लिए। व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विद वाटर प्रेजेंट इन डग मेड फॉर बेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद टार्टरिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी ना, ये जो गैस है इसके जो बबल्स होंगे छोटे छोटे, इसी चीज से वो उसका जो है वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच गेट ट्रैप इन द वेट डग, जो वेट डग है जिसके अंदर वाटर डिजोल्व है उसके अंदर वो फंस जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी गैस। एंड स्लोली मेक्स द केक और ब्रेड, और धीरे धीरे केक और ब्रेड की रचना पूरी हो जाएगी। टार्टरिक एसिड इमली में, हाँ ये जो है हमारे मार्केट में मिलता है आपको डायरेक्ट। ठीक है, टार्टरिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। इन सब के देखो जितने सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं उनमें हमें किस किस के फॉर्मूले याद रखने जो इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मिक एसिड का HCOOH, एक एसिडिक एसिड का CH3COOH। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धीरे धीरे आपकी क्लास जैसे बढ़ती रहेगी तो आप अदर फॉर्मूले भी देखोगे। क्लियर है, अभी केवल इसके नाम याद करने, समझ आएगी बात। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग बुझाने के काम भी आता है। हमारे पास क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, आप ध्यान से देखिए, एक सिलेंडर है हमारे पास। इस सिलेंडर के अंदर हमने यहां पे क्या लिया है, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा लिया है। यहां पे एक ट्यूब लगी होगी, इस ट्यूब के अंदर भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इस ट्यूब में क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये ट्यूब इस तरह के धागे से यहाँ पे अटैच होती है। ठीक है, और इस सिलेंडर में क्या है, यहाँ पे एक नोजल। अब ये इस नोजल से यहाँ अटैच होगी, तो जब हम इसे नोजल को यहाँ से ब्रेक करते हैं, इसे तोड़ते हैं, तो ये जो ट्यूब है यहाँ से क्या हो जाएगी, ये ट्यूब यहाँ से इन्वर्टेड हो जाएगी। ये ट्यूब यहाँ से इन्वर्टेड होगी, ये सब पाइप है इसके अंदर तक जा रहा है। ये जैसी ट्यूब इन्वर्टेड होगी तो ये H2SO4 इसके अंदर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। जब H2SO4 इसके अंदर मिक्स होगा तो एक रिएक्शन होगी। अब कौन सी रिएक्शन होगी, अब NaHCO3 में हमने मिक्स कर दिया क्या चीज, H2SO4। बताओ बेटे क्या होगा, CO3 है, यहां से क्या निकलेगा, CO2 प्लस OH बचा, ये OH माइनस का और ये H प्लस का, ये मिक्स कर क्या होगा H2O प्लस, ये Na और SO4 क्या फॉर्म करेंगे, Na2SO4। ये चीजें फॉर्म होंगी। अब ये सारी चीजें जब इस नोजल में से स्प्रे होंगी तो ये क्या करेंगी, वहां पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है चारों तरफ उसे कट कर देंगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कट होती है, जो हमारी आग है वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। बात समझ आई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर आता है ब्लीच करने के काम, क्लोथ्स को। सपोज कोई पार्टी वियर आपका क्लोथ है, पार्टी वियर क्लोथ है, बहुत महंगा है, ठीक है, उस पर कोई दाग लग गया, छोटा सा कोई स्ट्रेन,
अब उस स्ट्रेन को अगर आप वॉश करती हो घर में तो उस कपड़े की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो आप उसे लॉन्ड्री में भेज देती हो, ठीक है भाई ये दाग है इसे हटाना, तो वो किसका प्रयोग करता है वहां, ब्लीचिंग पाउडर का। अब ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे Cl नेगेटिव आयन देता है, यानी कि फ्री क्लोरीन। क्या देता है, फ्री क्लोरीन। और फ्री क्लोरीन जो है, क्लोरीन तो गैस होती है, अब इस गैस को आप ऐसे थोड़ी ट्रैप कर सकते हो सिलेंडर वगैरह में, ऐसे तो होगी नहीं, मतलब कैसे कैसे यूज कर पाओगे, तो क्लोरीन को ट्रैप कर कर यूज करने के लिए, ताकि इसका यूज हो सके वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए, सफाई करने के लिए, तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं ये प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जो क्लोरीन गैस है वो स्टोर हो जाती है और हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे नेचर के अंदर क्लोरीन गैस की फॉर्म में भी है ना, जैसे नाइट्रोजन है, अब एटमोस्फेयर के अंदर आप देखोगे कि 70% क्या है, नाइट्रोजन है ना, बहुत 78% नाइट्रोजन है। इतनी ज्यादा नाइट्रोजन होने के बाद भी हम लोग खेतों में क्या डालते हैं, यूरिया, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की जरूरत है। तो वो एटमोस्फियर से नाइट्रोजन क्यों नहीं खींच ली, या नाइट्रोजन के सिलेंडर लाके हमने गैस क्यों नहीं छोड़ दी वहां पे खेतों में, क्योंकि उस गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन का, क्लोरीन का प्रयोग करना संभव नहीं है। अब हमें चाहिए कंपाउंड के फॉर्म में, ताकि वो अदर चीजों में रिएक्ट होकर पौधा जो है उसे सोख ले, इसीलिए हमने वहां पे यूरिया बनाया। यूरिया के अंदर, यूरिया ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन हम कैद करते हैं ताकि पौधों को मिल सके। इसी प्रकार इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये इस तरह का कंपाउंड है जिसके अंदर हम गैसियस क्लोरीन को स्टोर करते हैं ताकि उसका हम यूज कर सके। अब फ्री क्लोरीन के क्या क्या यूज हैं, फ्री क्लोरीन का काम होता है सफाई करने का, ये स्टेरिलाइज करती है, ठीक है, इस चीज को। अब सपोज वाटर के अंदर बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वर्म्स है, तो क्या करेगी, उसको सबको खत्म कर देगी। कहीं पे कपड़े पे यूज करेंगे तो जो दाग धब्बे होंगे उन्हें भी खत्म कर देगी, तो वहां से जो कलर होगा ना वो भी वहां से उड़ा देगी, कलर भी डिकलराइज कर देगी उसको, ठीक है। तो जो भी धब्बा वहां होगा वो उसका इसका यूज करेगा उसमें, तो वहां से कलर सारा क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप जो स्ट्रेन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस कपड़े से मैच करते हुए कलर को वो दोबारा से उस पर कलर करेगा और फिर कपड़ा बिल्कुल नई जैसा हो जाएगा, वहां पे धब्बा नहीं रहेगा। बात समझ आई। तो ये क्या करती है, डीकलराइज करती है, ये स्टेरिलाइज करती है। क्यों करती है कंपाउंड ये स्टेरिलाइज क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, फ्री क्लोरीन। ये क्या देता है हमें, फ्री क्लोरीन। क्लियर है, जिसका काम क्या है, सफाई करने का, इसे कहते हैं क्लींसिंग एजेंट, क्लींसिंग एजेंट है। तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन कैसे करोगे इसकी, प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, और इसमें हम क्लोरीन गैस छोड़ेंगे। जैसे छोड़ोगे तो ये बनेगा और वाटर फॉर्म होगा, कैसे वो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कितने OH हैं, 2। अब यहां से क्या होगा, 2 OH हैं, तो Ca के पास अगर 2 OH होंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O वाटर निकल जाएगा। अब यहां क्या बचा, CaO, और 2 बॉन्ड फ्री हैं, एक यहां से एक यहां से, दोनों तरफ से इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगी, क्लोरीन। तो अब क्या बनेगा, ये CaOCl2, तो ये फॉर्मेशन होगी हमारी CaOCl2 की, प्लस इसमें क्या फॉर्मेशन हुई, और H2O। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसके क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, तो ये क्या है, एक तरह का व्हाइट पाउडर है, ठीक है। ये इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रोंग होती है, स्ट्रोंग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अब जिस वाटर को क्लोरीन की बड़ी बड़ी गोली होती है, इस तरह उन्हें स्टेरिलाइज किया जाता है वाटर को, तो उसका टेस्ट भी आपको बेकार लगेगा। जो स्टेरिलाइज वाटर होता है पीने के लिए, है ना, जो क्लोरीन से स्टेरिलाइज किया गया होता है, ठीक है, और उसमें स्मेल भी आएगी। तो इसके स्मेल और टेस्ट में क्या होता है, अंतर होता है, स्ट्रोंग स्मेल होती है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन एक्शन ऑफ, है ना, ठीक है। तो अब क्लोरीन का जो एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का एक्शन कैसा है, क्लींसिंग एक्शन। अब वो कैसे देगी, तो जैसे ही इस प्रोडक्ट को H2SO4 के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, CaSO4, Cl2 और वाटर, ये तीनों चीजें फॉर्म होंगी, ठीक। अब देखो Cl2 तो यहां से निकल ही गई है,
अब ये ऑक्सीजन है और यहाँ ये हाइड्रोजन है, तो क्या फॉर्म होगा? वाटर। अब कैल्शियम और सल्फेट आपस में मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? कैल्शियम सल्फेट। तो ये सारी चीजें फॉर्म होगी, यहां से क्लोरीन जो है फ्री हो जाएगी। जैसे ही फ्री होगी ये क्या क्या करेगी? द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगी। नेक्स्ट, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्लोरीन गैस के पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा करती है। ऑक्सीडेशन इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी क्लींसिंग एक्शन होती है, ब्लीचिंग एक्शन होता है। सम कलर्ड सब्सटेंसेस टर्न कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन। क्लोरीन गैस के द्वारा ऑक्सीडाइज होने के बाद जो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, जो जिनमें कलर है, वे उनके कलर क्या हो जाते हैं? फेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जो हमने बनाया है ये एक तरह का अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट बनाया है जिससे हम क्लोरीन को क्या कर सकें? स्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स। अब लॉन्ड्री में क्या करते हैं? क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। जो अब पेपर किससे फॉर्म होता है? वुड पल्प से, लकड़ी से, ना, लकड़ी का पल्प से यूज होता है। तो उसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? क्लोरीन का, ताकि उसको क्या कर सकें? ताकि उसके कलर को फेड कर सकें, कलरलेस बना सकें उसको, तभी तो पेपर फॉर्म करेंगे उससे। यहां पे भी क्लोरीन का यूज होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके पास क्या होंगे? फाइबर्स होंगे, जिससे आप क्या बनाओगे? थ्रेड। थ्रेड से क्या बनाओगे? कपड़े। किसी भी कपड़े का निर्माण करोगे तो आप ये चाहोगे कि जो भी आपको फाइबर मिला है, कहीं से मिला हो, प्लांट से मिला हो, एनिमल से मिला हो, केमिकल रूप से आपने बनाया हो, जो भी फाइबर होगा, आप चाहोगे कि ये एकदम से क्या हो जाए? बिल्कुल एकदम प्योर व्हाइट हो जाए एकदम। इसके अंदर से सारा कलर, सारा जो मैल है, जो भी कुछ गंदगी है, सारी की सारी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो वहां पे किसका यूज करोगे? क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस को स्टोर करने का काम किसका है? कौन करेगा? क्या बनाओगे फिर उसके लिए? ब्लीचिंग पाउडर। तो यही कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करना है और इसका यूज करके हम कलर को खत्म करते हैं। तो आपने फाइबर बनाया, धागा बनाया, उसमें कलर खत्म करोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज है। फिर पेपर बना रही हो लकड़ी के पल्प से, ठीक है, तो उसमें तो लकड़ी का अपना खुद का कलर होगा ही, उसे भी क्या करना है आपको? व्हाइट, उसके कलर को भी खत्म करना है, तो भी आप क्या यूज करोगे? क्लोरीन गैस, है ना। और वो किसमें मिलेगी? ब्लीचिंग पाउडर, वहां इसका यूज है। नेक्स्ट, अब कोई स्ट्रेन, दाग धब्बा लग गया, उसको खत्म करना है, तो भी किसका यूज करोगे? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब जगह हम एक चीज देख रहे हैं कॉमन, कि ये कलर को क्या करती है? खत्म करे, कलर खत्म है। दूसरा, ये स्टेरिलाइज करेगी वाटर को, वाटर के अंदर जो जर्म्स बैक्टीरिया होंगे उन्हें भी खत्म करेगी। तो पहला तो ये। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करती है, स्टेरिलाइज करती है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरीन देगी, और क्लोरोफॉर्म के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है? क्लोरीन की। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, इसके अंदर क्लोरीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, तो इसका प्रयोग करने के लिए इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वुड अनश्रिंकेबल। वूल, वूल मतलब क्या होती है? ऊन। अब ऊन क्या होती है? नॉर्मली जो ऊन से कोई चीज अगर हम नॉर्मली बनाए है ना, बिना ब्लीचिंग पाउडर के उसे स्टेरिलाइज किए हुए बनाए, तो क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। अब वूल के वूलन क्लोथ्स बनानी है ताकि उनके अंदर क्या ना हो? श्रिंकेबिलिटी ना हो, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे हम? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये वूल को क्या करती है? अनश्रिंकेबल बनाती है, ठीक। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो है एक्शन है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। अब नॉर्मली तो हम सुनते हैं कि घरों में हमने क्या कराई है? पीओपी, दीवारों पे, है ना, या जो हमारे जो छत होती है, रूफ, उस पे हमने क्या कराई है? पीओपी कराई है, दीवारों पे पीओपी कराई है। तो पीओपी क्या है? एक तरह का प्लास्टर है ना। फुल फॉर्म क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कहां कहां इसका यूज है? क्या चीज है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा, ये एक तरह का सीमेंटेड प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? सीमेंटेड। अब नॉर्मल जो सीमेंट है वे तो हमने देखे ही है ना। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट के अंदर आप थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दो, जैसे ही वो अब वहां पे क्या होगा? धीरे धीरे सूखेगा, तो सूखने के बाद वो किस में बदल जाता है? हार्ड मास में, बहुत ही स्ट्रोंग और हार्ड टफ मास में बदल जाता है, ठीक है।
वही सीमेंट है। तो ये एक तरह का व्हाइट सीमेंट है, ये मान लो कैसा है, व्हाइट सीमेंट। तो इस सीमेंट का प्रयोग, इस तरह के जो व्हाइट सीमेंट का प्रयोग पीओपी का हम प्लास्टर बनाने में करते हैं, क्योंकि प्लास्टर जैसे कोई हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को जुड़ने में समय लगता है। हड्डी अपने आप ही जुड़ती है दूसरी हड्डी से, लेकिन उसे क्या लगेगा, टाइम, और उस टाइम में वो हिलनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल जहां से टूटी है वहां से जो ऑर्गन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लास्टर का। अब प्लास्टर का प्रयोग करने के लिए इस तरह से पट्टियों के ऊपर क्या लगाते हैं, पीओपी। तो पीओपी कर देंगे तो ये जैसे ही सूखेगा ना पीओपी, तो एकदम से किस में चेंज हो जाएगा, हार्ड मास में, और फिर यहां से ये नहीं हिलेगा। क्लियर है पॉइंट। तो पीओपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब क्या होता है, हाफ, और H2O क्या कहेंगे, हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है। नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब इस जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें से जो 1/2 डेड H2O जो है वो इसमें से क्या हो जाता है, निकल जाता है। बचता क्या है, हाफ H2O। ठीक है, तो CaSO4 हाफ H2O, इसी को क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अब इसमें, अब ये इतना जगह, इसमें इसे बहुत सिक्योरिटी के साथ रखना पड़ता है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर मिक्स ना हो। अब सीमेंट, आप लोग सीमेंट तो पता ही है ना नॉर्मली, तो सीमेंट में अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला गया, ठीक है, क्या होगा, वो जो सीमेंट है वो हार्ड हो जाएगा और फिर उसका यूज नहीं होगा। सेम इसके साथ है, इसे आपको मॉइस्चर से बचाना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड मास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जिप्सम से तैयार होगा हीट करने के बाद। नेक्स्ट, अब इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो प्रॉपर्टीज हैं, देखो क्या क्या है, ये कैसा है, व्हाइट पाउडर है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज ए वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास, है ना, रिमार्केबल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा भी अगर वाटर मिक्स करके उसे आप सुखाने के लिए छोड़ दोगे तो हार्ड मास में चेंज हो जाएगा। ऑन वेटिंग विद वाटर। यूजेस क्या क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में यूज होगा, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स एटसेट्रा, है ना, वहां पे भी यूज होगा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड, चाक एंड स्टेच्यू, तो ब्लैक बोर्ड की जो चौक होती है उसमें प्रयोग होगा, स्टेच्यूज बनाने में यूज होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड इन फायर प्रूफिंग मटेरियल। अब फायर प्रूफिंग, हार्ड मास है, सामने से तो कवर करेगा, तो हमें जो है बाहर से, अब जो फायर फाइटर्स होते हैं वे इसका यूज करेंगे, है ना। दूसरा, फायर प्रूफिंग मटेरियल, ऐसी चीजें जो आग ना पकड़े उनके लिए, उन्हें बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन केमिकल लैब्स, तो केमिस्ट्री लैब्स के अंदर यूज होगा फॉर सीलिंग एयर गैप्स। अब केमिस्ट्री लैब में कई सारी चीजें होती हैं, हम जब उसमें जो है लकड़ी की जो वो लगाते हैं वर्क, है ना, तो तब भी उसमें छोटे छोटे एयर गैप्स रह जाती हैं, तो कंप्लीटली उसको फिल करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स करके चारों तरफ से भर दोगे, तो इससे कोई भी एयर उसके अंदर फिर एंटर नहीं करेगी। तो बस इसी प्रॉपर्टी के कारण इसके सारी जगह यूज हो रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर मेकिंग सीलिंग्स ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो वॉल्स पे, बिल्डिंग्स की सीलिंग्स पे जो है वहां पे भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस चैप्टर का लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और हम उस कंपाउंड के अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो नॉर्मली कंपाउंड क्या हो जाता है, वेट। ठीक है, कंपाउंड गीला हो जाएगा हमारा। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी कंपाउंड के अंदर छुपा हुआ वह वाटर है जो उस कंपाउंड से बॉन्ड बना के उसी कंपाउंड का एक हिस्सा बन गया, अलग नहीं है। आपने क्या किया, आपने एक कंटेनर में साल्ट लिया और उस साल्ट के अंदर क्या मिक्स कर दिया, वाटर। ठीक है, अब उसके अंदर जैसे आप वाटर मिक्स करोगे तो वो एक सॉल्यूशन बन गया, उसके अंदर जो साल्ट है वो अलग है और जो वाटर है वो अलग है, उनके पार्टिकल्स अलग अलग हैं, बस उसके पार्टिकल्स उसके अंदर घुले हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो NaCl है उस NaCl के क्रिस्टल के अंदर वाटर चला गया, ये तो नहीं हम कह सकते। अब ये NaCl को क्या कर रहा है, चारों तरफ से वेट कर रहा है। ठीक है, अब एक वाटर ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास एक इस तरह का मान लो एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक,
अब इस मॉलिक्यूल के बीच में, एटम्स के बीच में क्या होगी, जगह होगी। तो इसकी बीच में जो जगह है ना, वहां पे वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स घुस जाएंगे और इसके साथ क्या बना लेंगे, एक केमिकल बॉन्ड। तो इस तरह के वाटर जो क्रिस्टल के अंदर घुस के उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना के उसी क्रिस्टल का एक हिस्सा बन जाते हैं, वैसे वाटर को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर किसी के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, आप उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि वाटर वो दिखाई नहीं देगा, वो उसके क्रिस्टल के अंदर है और वो उसे वेट या गीला नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम सूखा होगा वो, लेकिन वो वाटर कहां है, उसके अंदर है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हरा तोता यानी कि ग्रीन है ना, हो गया। तो अब FeSO4.7H2O क्या कहते हैं इसे, हरा तोता है ना। तो ये क्या होता है, देखो इसका खेतों में यूज होता है फर्टिलाइजर के तौर पे। तो अब इसका जो रंग है वो कैसा है, वो ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का है। तो अब ग्रीन विट्रोल क्या कहते हैं इसे, ग्रीन विट्रोल यानी कि हरा तोता। तो ग्रीन विट्रोल जो है, ये इसका जो ग्रीन कलर है वो क्यों है, क्योंकि इस FeSO4, अब देखो इसमें कितने एटम्स हैं, एक Fe का है, एक सल्फर का है, 4 ऑक्सीजन के, 6 एटम है। तो मान लो कि वो 6 एटम कुछ इस तरीके से अरेंज है, ये 6 एटम कुछ इस तरह अरेंज है। तो इनके बीच में क्या है, कुछ गैप है। अब इस गैप के अंदर कितने वाटर है, अंदर 7 वाटर है ना, इस तरीके से 7 वाटर्स के अंदर एंटर कर गए और इससे क्या बना दिया उन्होंने, केमिकल बॉन्ड, और इसके अंदर छिप गए, इसी क्रिस्टल के हिस्सा बन गए। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बना के। अब ये जो हमारा जो क्रिस्टल होगा इसे क्या कहेंगे, FeSO4.7H2O, और ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब इसका जो कलर है ग्रीन, वो किस वजह से है, बिकॉज ऑफ दिस वाटर। अगर मैं अब इसे गर्म करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, हीट करूं, तो क्या होगा, जो इसके अंदर ये वाटर छिपे हुए हैं, ये वाटर्स जो हैं इवेपोरेट हो जाएंगे। तो अब क्या बचेगा फिर यहां, अगर इसे हीट करेंगे क्या बचेगा, केवल FeSO4, और इसका जो है कोई भी कलर नहीं होगा, ये व्हाइट कलर का होगा। कैसा कलर होगा इसका, व्हाइट। तो ये ग्रीन से व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो FeSO4 जो है, इसके अंदर जो ये वाटर होते हैं, डॉट, ऐसा डॉट लगाने के बाद लिखे होंगे। ठीक है, ये वाटर, तो इन्हें क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टल को क्या देते हैं, तो ये क्रिस्टल को देते हैं कलर। क्या देंगे क्रिस्टल को, कलर। ठीक है, अगर हीट करेंगे ये उड़ जाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो हमारा क्रिस्टल होगा, जो क्रिस्टल होगा उसी के अंदर छुपे होंगे और उसका हिस्सा होंगे, और इनके होने से उस कंपाउंड को, उस साल्ट को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट। जब ये नहीं होंगे तो उसे हम कहेंगे एनहाइड्रस साल्ट, यानी कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो जिसमें नहीं होंगे एनहाइड्रस, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे दैट इज हाइड्रेटेड। बात समझ आई। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। अब देखो, द वाटर मोलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल, जो एक क्रिस्टल का हिस्सा है उसकी रूपरेखा को तैयार करते हैं, वैसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस दो तरह के साल्ट होंगे। तो जिन साल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा दैट इज हाइड्रेटेड साल्ट, जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा, एनहाइड्रस साल्ट। ठीक है, जिसमें नहीं होगा ये होगा एनहाइड्रेटेड साल्ट या एनहाइड्रस साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल ऑफ साल्ट सिंस वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर। ये जो वाटर है ये फ्री नहीं होता, ये उसको वेट नहीं कर रहा, उसके अंदर वो साल्ट घुला हुआ नहीं है, वो फ्री नहीं है वाटर, वो उसके क्रिस्टल का हिस्सा है। ठीक है, स्वयं क्रिस्टल है वो। इट डज नॉट वेट द साल्ट, इसकी वजह से वो साल्ट वेट नहीं होता है ना, गिल्ला नहीं हो, इसकी वजह से नहीं हो रहा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द शेप एंड कलर टू द साल्ट, तो एक साल्ट की शेप को निर्धारित करता है और उसके कलर को। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसे क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल, नीलत होता है ना। FeSO4.7H2O क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल। Na2CO3.10H2O, अब ये भी पढ़ा, ये क्या है, वॉशिंग सोडा। CaSO4.2H2O क्या होता है, जिप्सम। एक और भी ले सकते हैं, CaSO4.12H2O क्या बोलते हैं, POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे के सारे आप देखोगे सबके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है।
ठीक है। तो ये सारे हैं। तो इसका ब्लू कलर, इसका ग्रीन कलर क्यों है, किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ दिस वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इन्हें हीट करें, देखो ये सारे हमारे साल्ट हैं, ठीक है। तो अब ग्रीन कलर का साल्ट आप देखोगे ये रहा, ये आपका फेरस सल्फेट है ना। ब्लू कलर का साल्ट देखोगे ये रहा, ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये अलग अलग तरह के साल्ट्स हैं और इन सभी के अंदर क्या मौजूद है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इनको हीट करें तो ये अपने जो कलर है उन्हें खो देंगे। नेक्स्ट अब देखो, जैसे ये है CuSO4.5H2O, अगर आप इसे हीट करोगे क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वे निकल जाएंगे और ये कॉपर सल्फेट जो कि पहले कैसा था, ब्लू कलर का था, वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट। अगेन अगर आप इस व्हाइट कलर में 5H2O ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये ब्लू कलर दोबारा से गेन कर लेगा। अच्छा, इसके बाद भी अगर आप वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, अब वो एक्स्ट्रा वाटर है वो उस साल्ट को वेट करेगा। कितना भी वाटर आप डाल दोगे वो दिखाई देगा, वो उसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, लेकिन वो वाटर जो उसके अंदर चला गया क्रिस्टल में, वो उसे वेट नहीं कर रहा, वो क्रिस्टल का ही हिस्सा है और उसे क्या देगा, कलर देगा, ठीक है। नहीं, वैसे ही रहेगा, आप इसके अंदर वाटर मिक्स करते जाओ, ये ब्लू कलर का ही रहेगा। ये इसको अगर कलरलेस करना है तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हीट करने के बाद निकालोगे ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। ये हमारा पूरा चैप्टर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्टिविटीज।